हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब थी बट अब काफ़ी बेटर है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेंस की, क्योंकि वीडियो में नीचे पूछा है मुझसे मेंस की स्ट्रैटेजी की सेक्शन वाइज किस तरह से डील करना है बाकी सारे सेक्शंस को, मेंस के सेक्शंस को। तो अगर आपका क्लरिकल का मेंस है या फिर अब पीओ का अब एग्ज़ाम होगा, प्री होगा, तो उसके बाद मेंस को किस तरह से आपको टैकल करना है, डील करना है, तो वो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो सबसे पहली मैं चीज़ बोलूँगी वो ये है कि अगर आप एक दो टाइप के टाइम टेबल आप फॉलो करते हैं, एक है रिजिड और एक है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। रिजिड टाइम टेबल वो है जो कि जिसमें कि आपका फिक्स है कि मुझे 9 से 10 ये पढ़ना है, 11 से 12 ये है, फिर उसके बाद रेस्ट है, जिसमें आप प्रॉपर बनाते हो रोज़ का अपना। दैट इज़ रिजिड टाइम टेबल। और एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होता है वो ये कि जिसमें आप डिसाइड करते हो कि मुझे आज एक दिन में इतनी सारी चीज़ें कवर करनी है और इतना घंटे पढ़ना है, और वो मैं कभी भी पढ़ूँ वो मेरे ऊपर है, बट मुझे इतना घंटे पढ़ना है और ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है। मैं जो टाइम टेबल फॉलो करती थी वो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल था, क्योंकि रिजिड टाइम टेबल जब फॉलो नहीं हो पाता तो काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस फुल हो जाता है कि नहीं फॉलो हो पा रहा है ये, इसलिए मैं फ़्लेक्सिबल करती थी। और फिर बहुत सारे काम भी होते हैं तो रिजिड टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल फॉलो करती थी मैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट की, वो है इंग्लिश। ठीक है, रीडिंग कम्प्रहेंशन। तो रीडिंग आप जब भी आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी जैसे आपकी प्री के साथ में तैयारी चल रही है, तो अभी तो फोकस पूरा प्री पे ही रखना। पर जैसे मेंस जैसा आप प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा तो प्योरली अपने आप को मेंस में डेडिकेट कर देना, क्योंकि आईबीपीएस पीओ के बाद अभी पास में तो कोई प्री एग्ज़ाम नहीं है। तो आपको पूरी तरह से मेंस को पे डेडिकेट कर देना है खुद को। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको रोज़ रीडिंग कम्प्रहेंशन, क्वांट, रीजनिंग, जीके, ये चारों सब्जेक्ट रोज़ पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत लोग ये चीज़ करते हैं कि वो 2 सब्जेक्ट एक दिन पे पढ़ते हैं, ये 3 सब्जेक्ट एक दिन पे पढ़ते हैं, और बाकी जो बचा हुआ सब्जेक्ट होता है वो नेक्स्ट डे पढ़ते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ते हैं। तो ये वाला स्ट्रेटजी थोड़ा फॉलो मत करना, क्योंकि रोज़ रोज़ जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो रोज़ आप उनके कांटेक्ट में रह रहे हो, और वो सारे सब्जेक्ट्स में आप जब पढ़ रहे हो तो आपको रहता है कि माइंड में भी कि हाँ मैंने पढ़ा है ये सब्जेक्ट। अगले दिन जैसे अगर आप सपोज़ आज आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंग्लिश आपने छोड़ दिया, आप इंग्लिश कल करोगे, तो आपको ना तब तक टेंशन रहेगी कि यार मैंने इंग्लिश नहीं किया आज, मैंने इंग्लिश नहीं किया आज। तो सारे चारों सब्जेक्ट्स डेली लेके चलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन की। तो रीडिंग कम्प्रहेंशन में अभी मेंस के लिए मेरी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं नहीं बोलूँगी आपको कि आप ग्रामर की वीडियोस देखिए और आप ग्रामर रटिए या फिर रूल्स याद कीजिए। प्लीज़ रूल्स याद मत कीजिएगा, क्योंकि रूल से किसी का भला नहीं होने वाला है। तो रीडिंग कम्प्रहेंशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको रोज़ एडिटोरियल की वीडियोस देखनी है, और किसी अच्छे एडिटोरियल की वीडियोस देखनी है जहाँ से लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हो और वोकैबलरी भी आपकी बिल्ड हो। दूसरी चीज़, जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो वोकैबलरी में आप वर्ड्स के जो मीनिंग लिखोगे वो हिंदी में नहीं करोगे याद, इंग्लिश में ही करोगे याद, और 1-2 सिनोनिम्स और करोगे उसके, ताकि आपकी वोकैबलरी ओवरऑल और बढ़ती जाए और वर्ड्स आपको याद होते जाएं। और एडिटोरियल आप कुछ भी नहीं एडिटोरियल पढ़ना या कुछ भी आर्टिकल मत पढ़ना, ठीक है। आर्टिकल या एडिटोरियल वही पढ़ना जो कि आपको एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट लगे कि ये टॉपिक एस्से में आ सकता है। सपोज़ 2 एडिटोरियल हैं, ठीक है। एक एडिटोरियल है बीजेपी के ऊपर, ठीक है, बीजेपी पार्टी के ऊपर कोई एडिटोरियल है, और दूसरा एडिटोरियल है वो है एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई नया न्यूज़ है वो चल रही है। तो आप कौन सा एडिटोरियल पढ़ोगे, उसी एडिटोरियल की वीडियो देखना, उसी पे अपना टाइम लगाना एआई वाली पे, क्योंकि वो टॉपिक आपका एस्से में भी आ सकता है। तीसरी चीज़ क्या करना कि जो एडिटोरियल में एस्से में जो आपको लगेंगे अच्छे पॉइंट हैं, वो ना आप कॉपी पेस्ट करके
नोटपैड में अपना फ़ोन में जो है रख लेना उस टॉपिक का लिखकर। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप ऐसे के लिए प्रिपेयर करोगे पीयू एग्ज़ाम में, तो आपको हर टॉपिक का कुछ ना कुछ आपका नोट किया हुआ मिल जाएगा वहाँ पर, तो आपको वो याद रहेगा ऐसे में भी, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है। और जब आप रीडिंग कम्प्रहेंशन करोगे तो आई वुड सजेस्ट कि बुक्स जो होती हैं उनसे कम पढ़ना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बुक्स में जो होते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन और जो पेपर में आता है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो आप रीडिंग कम्प्रहेंशन पैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, रोज़ पैसेजेस आप लगाना, और वो मॉक्स के लगाना, जो इंग्लिश के मॉक्स रहते हैं ना, मीन्स के सेक्शनल आए हुए, उससे लगाना। ठीक है। पैसेज आपको पढ़ना है, रोज़ आपको पढ़ना है पैसेज, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो आपकी एरर वाले सेंटेंसेस रहते हैं वो भी आपको रोज़, ग्रामेटिकल जिसमें मिस्टेक रहती है वो भी आपको रोज़ करना है। ठीक है। बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो तो आपके मेंस के जो आप टेस्ट दोगे, टेस्ट का जब आप एनालिसिस करोगे उसके साथ आपका कवर होते ही रहेंगे। देन आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो मेरा अप्रोच था कि मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं ज़्यादा सॉल्व करती थी, क्योंकि डीआई में क्या होता है, डीआई की प्रैक्टिस करो ठीक है, और डीआई को अटैम्प्ट करो, वेल एंड फाइन, बट उसमें डीआई में क्या होता है कि अगर आप स्टक हो जाओ ना तो आपको पूरा डीआई में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और डीआई बनता नहीं है। बट न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस जो रहते हैं चैप्टर वाइज, जो मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो अगर आपको आता है, चैप्टर आपका अच्छा है, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। उनका इतना ज़्यादा लेवल नहीं रहता। जो क्वांटिटेटिव जो प्री के लिए आप पढ़ते हो वही आपका मेंस में आता है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो मेरा ये अप्रोच था कि मैं जो है मेंस के टेस्ट भी जब देती थी तो ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं चैप्टर वाइज वो मैं ज़्यादा फोकस करती थी, और एक डीआई बनाती थी मैं सबसे पहले, जो मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता था। तो आपको रोज़ क्या करना है, आपको रोज़ डीआई की प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 2 मेंस के डीआई की प्रैक्टिस आपको करनी है, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी, हर चैप्टर की न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं मेन्स लेवल के। ठीक है। देन आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में आई वुड सजेस्ट कि एनालिटिकल रीजनिंग कम से कम पढ़ना, उसमें कम से कम टाइम देना, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आपका सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहेगा कि आपको रोज़ पज़ल्स लगाने ही लगाने हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि हर टॉपिक के पज़ल लगाने हैं, नहीं, मेंस के पज़ल थोड़े लेंदी होते हैं, तो रोज़ आपको कम से कम 4 या 5 पज़ल तो लगाने ही लगाने हैं मेंस के। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका सीक्वेंसिंग हो गई। ठीक है। और आपका रीजनिंग में जो मिसलिनियस पोर्शन है उस पर आपको होल बहुत अच्छा बनाना है, बहुत ज़्यादा स्पीड बनानी है। सिलॉग्स पर अपना बेसिक जो सिलॉग्स का जो पोर्शन है वो रोज़ आप रिवाइज़ करना, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है, हम पजल्स इतने बनाते हैं और इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना कि हम सिलॉग्स का जो बेसिक्स होता है वो रिवाइज़ करना भूल जाते हैं और सिलॉग्स में मिस्टेक कर देते हैं। और सिलॉग के मिसलिनियस क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं, मतलब ईजी आते हैं पेपर में। तो मिसलिनियस भी आपको पढ़ना है, डायरेक्शन सेंस भी पढ़ना है, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। ठीक है। पजल ब्लड रिलेशन का जिसमें कि सीटिंग अरेंजमेंट भी होगा, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर, वो अवॉइड करना, वो बहुत ज़्यादा लेंदी जाता है, उसको मत करना। ठीक है। और बचा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको किस तरह से करना है अभी प्रिपेयर, आपको करंट अफेयर्स करना है मंथली प्रिपेयर। मंथली आपको किस तरह से करना है प्रिपेयर, रोज़ का आप प्लीज़ करंट अफेयर मत ही पढ़ना, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, हम बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाते। जितना बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दे रहे हो उतना ही करंट अफेयर्स को देना। मंथली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, किसी भी एक सोर्स से, किसी भी एक साइट से आप पढ़ सकते हो। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जब आपका 1 मंथ का कंप्लीट हो जाता है तो आपको किसी दूसरे साइट का या दूसरे सपोज़ आपने अड्डा से पढ़ा करंट अफेयर्स, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस मॉक या ऑलिव बोर्ड से उस मंथ का जो करंट अफेयर्स होगा उसका टेस्ट देना। क्यों? क्योंकि फिर उसमें अलग क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे, जो और आपने पढ़ा होगा वो भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो काफ़ी आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है प्रिपेयर करना है और चारों सब्जेक्ट्स लेके चलना है। रोज़ ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ना, आराम से पढ़ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब करते हैं मीन्स के मॉक की बात। मॉक्स कब लगाना है आपको ये जो आप पढ़ रहे हो, सपोज़ आज आपने एक मॉक लगाया, ठीक है, तो आपको जो डेली पढ़ना है ना,
आप मॉक्स के क्वेश्चंस पढ़ लो जो आपने नहीं करे हैं। सपोज़ आज आपने मॉक लगाया और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं बने आपके, तो कल जब आप रीजनिंग करोगे तो वही मेंस के क्वेश्चन करना, वही मॉक के क्वेश्चन करना, मैथ्स में भी वही मॉक के क्वेश्चन करना। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते रोज़ इसी तरह से आप करते रहना। और मेंस के मॉक कितने लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का गैप देना, बस 2 या 3 दिन, उससे ज़्यादा दिन का मत देना, क्योंकि फिर वॉश आउट होता रहता है। हम भूल जाते हैं कि हमने मेन, जैसे सपोज़ आज आपने एक मॉक दिया, फिर आप 4-5 दिन तक उसी के क्वेश्चंस करने में लगे हुए हो, तो फिर 5वां दिन, चौथा दिन जब आएगा ना, जब आप उसके क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप भूल गए होंगे कि आपकी थिंकिंग क्या थी, आपने किस तरह से किया था ये जब आप मॉक दे रहे थे। तो 2 या 3 दिन में आप अपना जो है मेंस का मॉक पूरा कंप्लीट करके फिर से अपना जो है मॉक मेंस का जो आपको मॉक है वो आपको देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। बाकी आपको जो भी क्वेरी होती है और टॉपिक वाइज भी, तो आप प्लीज़ वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।